अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वडैज, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो इस वीडियो के अंदर जो है आप पॉलिटिकल साइंस की 5 अहम तरीन जो टर्म्स हैं उनके ऊपर जो है लेक्चर सुनेंगे। तो आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैज, हमारा यूट्यूब चैनल है पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वडैज। इस चैनल की मदद से जो है आप पॉलिटिकल साइंस और उससे रेलिवेंट जितने भी मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स हैं आप उनके बारे में जो है वक्तन फ़क्तन जो है मुसलसल जो है आप इनके ऊपर हमारे लेक्चर्स के इस्तेफ़ादा कर रखे हैं। और हम मुंतज़िर रहते हैं आपके फ़ीडबैक के, क्योंकि आपका फ़ीडबैक जो है वो हमें बताता है कि हम आपके लिए जो काम कर रहे हैं, हम आपके लिए जो सर्विसेज दे रहे हैं, आप उनसे किस हद तक इस्तेफ़ादा कर रहे हैं या वो सर्विसेज जो है वो किस हद तक आपके लिए मुफीद साबित हो रही हैं। और अगर इसमें कोई गलती और कोताही होती है या कोई कमी बेशी होती है तो आपके फ़ीडबैक की मदद से हम अपनी इस्लाह करने की कोशिश भी करते हैं। तो गुज़िश्ता वीडियोस की तरह इस वीडियो के अंदर भी जो है हम आपके फ़ीडबैक का मुंतज़िर रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। हमने जिन 5 टर्म्स का चुनाव किया है उसमें पहली टर्म है स्पाइल सिस्टम। स्पाइल सिस्टम जो है इसका तल्लुक़ अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के साथ है, लेकिन इससे पहले कि हम इसकी डिटेल में जाएं हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पाइल सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, स्पाइल सिस्टम क्या है? सिलेक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉइज़ ऑन पार्टी बेसिस रेदर दैन ऑन मेरिट। यानी सरकारी मुलाजमीन और जो आला सरकारी मुलाजमीन हैं उन्हें मेरिट की बुनियाद की बजाय, काबिलियत की बजाय सियासी बुनियादों के ऊपर जो है भर्ती करने का अमल जो है उसको स्पाइल सिस्टम कहा जाता है। दोबारा सुन लीजिएगा, स्पाइल सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जिसका आगाज़ जो है वो अमेरिका से हुआ, और ये एक ऐसा निज़ाम है जिसमें आला सरकारी ओहदों के ऊपर जो है मुख्तलिफ अफराद की जो तकर्रियाँ होती हैं उन्हें काबिलियत की बुनियाद की बजाय, मेरिट की बुनियाद की बजाय उन्हें सियासी वाबस्तगी, सियासी तल्लुक़ की बुनियाद के ऊपर जो है लोगों को भर्ती किया जाता है। तो ये अमल जो है इसको अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर स्पाइल सिस्टम का नाम दिया गया है। ये स्टूडेंट्स, अमेरिका के अंदर जो स्पाइल सिस्टम जो है इसका आगाज़ जो है ये 1829 को जो है इसका आगाज़ हुआ, जब अमेरिका के अंदर जो है एंड्रयू जैक्सन जो उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, तो उन्होंने जो है सबसे पहले ये सिस्टम जो था वो अमेरिका में मुतारफ़ कराया था। नाम याद रखिएगा, एंड्रयू जैक्सन 1829 को जो है इन्होंने अमेरिका के अंदर जो है स्पाइल सिस्टम को मुतारफ़ करवाया। दरअसल जब एंड्रयू जैक्सन जो हैं ये अमेरिका के सदर बने और उनके दौरे सदारत में जो है जो उससे पहले जो लोग आला सरकारी ओहदों के ऊपर फैज़ थे, मुख्तलिफ महकमों के अंदर जो है वो अपनी सर्विसेज सर अंजाम दे रखे थे, तो एंड्रयू जैक्सन ने जो है उन तमाम जो आला ओहदेदार थे उनको वहाँ से बरतरफ कर दिया, उनको ओहदों से जो है अलग कर दिया, और अपनी पार्टी के वो लोग जिन्होंने एंड्रयू जैक्सन की जो इंतखाबी मुहिम थी उसके अंदर जो है उनके साथ तावन किया था, उसकी फ़ंड रेजिंग के अंदर जो है मुआवनत की थी और उसकी इंतखाबी मुहिम को कामयाब बनाने के लिए जो है अपनी सर्विसेज दी थी, तो एंड्रयू जैक्सन ने सदर बनने के बाद जो है उन अफराद को इन ओहदों के ऊपर जो था वो फाइज कर दिया। जो पहले लोग काम कर रहे थे उनको रिप्लेस कर दिया और अपनी पार्टी के सियासी कारकुनों को जो है वो इन ओहदों के ऊपर जो है उन लोगों की अपॉइंटमेंट कर दी। और दलील ये पेश की, एंड्रयू जैक्सन ने कहा कि ये जो सरकारी अफसरान हैं इन ये जिस किस्म की ये ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देते हैं, यानी कि काम की जो नोयत होती है, इसके लिए कोई आला ज़हानत की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक आम जहन का जो आदमी है वो भी जो है अच्छे तरीके से ये ज़िम्मेदारियाँ जो है वो सर अंजाम दे सकता है। और एंड्रयू जैक्सन ने दूसरी दलील ये पेश की थी कि जो जीतने वाली जो सियासी जमात होती है उसको ये हक़ हासिल होता है कि अपनी फ़तह से फ़ायदा उठाने के लिए जो है वो अपनी मर्ज़ी के लोगों को मुख्तलिफ़ ओहदों के ऊपर फाइज करे, ताकि उसका जो मंशूर है, उसका जो मैनिफेस्टो है उसके ऊपर अमल दरामद कराने में और अवाम को जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्विस देने में जो है उसको आसानी जो है वो हासिल हो। तो डियर स्टूडेंट्स, दोबारा सुन लीजिएगा, स्पाइल सिस्टम से मुराद एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मुख्तलिफ जो आज सरकारी मुलाजमीन होते हैं, सरकारी ओहदेदार जो होते हैं, जो ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, उन्हें उन ओहदों के ऊपर काबिलियत की बजाय, मेरिट की बजाय जो है या मुकाबले के इम्तिहानात में कामयाबी के बाद उनके उन ओहदों के ऊपर तकर्री करने की बजाय उनकी सियासी बुनियादों के ऊपर जो है तकर्री की जाए।
तो एंड्रू जैक्सन के दौर में जो है इस रवायत का आगाज़ हुआ था और फिर इसको काफ़ी ज़्यादा जो है तक़वियत हासिल हुई और मुख्तलिफ लोग जो इंतखाबी मुहिम के अंदर जो है एंड्रू जैक्सन को सपोर्ट कर रहे थे। तो एंड्रू जैक्सन उनको आप यूँ समझ सकते हैं कि इनाम के तौर पर या फिर रिश्वत के तौर पर जो है उन्हें इन आला ओहदों के ऊपर जो था वो फैज़ कर दिया। तो एक अंदाजे के मुताबिक जो है ये सिस्टम जो है जो 1829 को जो है इसका शुरू हुआ था, तो तकरीबन 50 साल तक जो है ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा और 1883 को जो है अमेरिकन कांग्रेस जो है उसने एक कानून के ज़रिए जो है इस सिस्टम के ऊपर पाबंदी लगा दी थी और ये कानून साजी की कि आला सरकारी ओहदों के ऊपर जो तकर्रियाँ हैं वो काबिलियत की बुनियाद पर की जाएंगी और सियासी बुनियादों के ऊपर तकर्रियों के ऊपर उसने पाबंदी लगा दी। उसके बाद जो है अमेरिका के अंदर बाकायदा तौर पर जो है एक सर्विस कमीशन जो है उसका क़याम अमल में लाया गया जिसका काम ये था कि काबिलियत की बुनियाद पर जो है बाकायदा तौर पे लोगों के इम्तिहानात लिए जाएँ, उनके इंटरव्यू जो है कंडक्ट किए जाएँ और उसके बाद जो लोग कामयाब होते हैं, जो अपनी काबिलियत को साबित करते हैं, तो उसके बाद जो है आला सरकारी ओहदों के ऊपर जो है उन लोगों की तकर्री की जाए। लेकिन ये जो सिस्टम था जो कि अमेरिकन कांग्रेस ने जो है 1883 को जो है ये कानून जो है वो मंजूर किया था, तो इसके बावजूद भी जो है आज भी जो है अमेरिका के अंदर तकरीबन 3000 के करीब ऐसे ओहदेदार मौजूद हैं। जब भी कोई नया अमेरिकन सदर मुंतखब होता है तो उन ओहदों के ऊपर जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर जो है वो तकर्री जो है वो करता है। लेकिन इस सिलसिले में जो है अमेरिकन सदर के ऊपर ये पाबंदी ऐद होती है कि उसको सेनेट से जो है उनकी मंजूरी लेना जो है वो ज़रूरी होती है। अगर सेनेट जो है उनकी तौसीक करने से इनकार कर दे तो फिर ये अपने ओहदों से अलग हो जाते हैं। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि अमेरिकन सेनेट जो है वो सेनेटोरियल कर्टसी की बुनियाद के ऊपर जो है सदर की तरफ से जो तकर्रियाँ की जाती हैं, चाहे वो सिविल डिपार्टमेंट्स के अंदर हों या वो मिलिट्री के अंदर जो है आला ओहदेदारों की तकर्रियाँ हों या दीगर अफराद की जो जहाँ सफारतखानों के अंदर जो है अमेरिकन सदर जो तकर्रियाँ करता है अमूमन सेनेट जो है उनकी मंजूरी जो है वो दे देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते नेक्स्ट टर्म की तरफ चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि नेक्स्ट टर्म की तरफ जो है मैं आपको दोबारा बता रखा हूँ कि स्पाइल सिस्टम जो है एक ऐसा निज़ाम है जिसमें अमेरिकन सदर जो है उसको ये इख्तियार हासिल हो गया था कि वो मुख्तलिफ आला ओहदों के ऊपर जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं उनकी तकर्रियाँ जो हैं काबिलियत की बजाय मेरिट की बजाय जो है वो सियासी बुनियादों के ऊपर जो है वो कर सकता है। तो इस सिस्टम को स्पाइल सिस्टम का नाम दिया गया है अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर। आइए नेक्स्ट वीडियो की तरफ नेक्स्ट जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टर्म है? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर इन लॉज आर इनेक्टेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। डियर स्टूडेंट्स, एक और टर्म भी जो है जिसका पाकिस्तान का नाम जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, चाइना का नाम जो है वो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, इस तरह तुर्की जो है उसका नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ तुर्की। तो रिपब्लिक या रिपब्लिकन इसके ऊपर जो है आज हम बात करेंगे। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उससे मुराद यानी जमहूरिया, इसको ये जो रिपब्लिकन है इसको उर्दू ज़ुबान में जो है जमहूरिया कहा जाता है। जमहूरिया से मुराद है रिपब्लिकन या रिपब्लिक। तो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर इन लॉज आर इनेक्टेड बाय इलेक्टेड पीपल, यानी ऐसा सिस्टम जिसमें जो कवानीन हैं वो अवाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उनके ज़रिए जो है वो कानून साजी की जाती है, उनके ज़रिए कवानीन को मंजूर किया जाता है। यानी वरासती बुनियादों के ऊपर जो है जो बादशाहत का निज़ाम है या डिक्टेटरशिप का जो निज़ाम है जो ताकत के ज़ोर पे गालिब आ जाता है, ये उसकी बात नहीं हो रही, बल्कि इस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर इन लॉज आर इनेक्टेड बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, यानी एक जमहूरी रियासत जो होती है जिसमें अवाम के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे जो होते हैं वो जो है कानून साजी करते हैं और आइन के ज़रिए कानून साजी की जाती है। तो ऐसी रियासत को जो है वो रिपब्लिकन स्टेट कहते हैं। यहाँ से सिस्टम को रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। जिस तरह पाकिस्तान जो है वो एक रिपब्लिकन है, इस तरह इंडिया भी एक रिपब्लिकन है, तुर्की एक रिपब्लिकन है कि जहाँ अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे होते हैं उनके ज़रिए जो है वो कानून साजी की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक और हवाले से भी यहाँ पे बात की जाती है। जिस तरह पाकिस्तान का जो ऑफिशियल नाम है वो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान।
इस्लामिक रिपब्लिक का जो लफ्ज़ है उसकी मैं ऊपर बात करना चाहता हूँ। रिपब्लिक के लिए उर्दू ज़ुबान में जो टर्म इस्तेमाल की जाती है वो है जमहूरिया, जबकि डेमोक्रेसी जो है वो जमहूरियत है, वो मुख्तलिफ़ चीज़ है, और जमहूरिया रिपब्लिक जो है वो उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इसकी एक डेफिनेशन डियर स्टूडेंट्स ये भी की जाती है कि ऐसी रियासत जिसका हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो इलेक्टेड हो, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो है वो इलेक्टेड हो, ऐसी रियासत को जमहूरिया कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। जैसे पाकिस्तान का हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो इलेक्ट होता है, इंडिया का प्रेसिडेंट भी जो है जो हेड ऑफ़ द स्टेट है वो इनडायरेक्टली जो है वो मुंतखब होता है। ऐसी रियासतें जिनके हेड ऑफ़ द स्टेट इलेक्टेड हों डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द वोट्स ऑफ द पीपल, तो वो रिपब्लिक कहलाते हैं। लेकिन ऐसी रियासतें जहाँ पे बादशाहत हो, मरूसी हेरिडेटरी जो है वो मोनार्की हो, उसको जो है वो रिपब्लिकन नहीं कहा जाता। जैसे सऊदी अरब जो है वो रिपब्लिक नहीं है, बरतानिया भी जो है वो रिपब्लिक नहीं है, क्योंकि बरतानिया के अंदर जो हेड ऑफ़ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड नहीं होता, बल्कि वो हेरिडेटरी होता है, यानी वो मरूसी होता है। सऊदी अरब का जो बादशाह है, जो हेड ऑफ़ द स्टेट है, वो भी मुंतखब नहीं होता, बल्कि वो भी मरूसी होता है। लिहाजा हम ये कहेंगे कि सऊदी अरब जो है और जो बरतानिया है ये रिपब्लिक नहीं है, और पाकिस्तान, इंडिया, तुर्की ये रियासतें जो हैं ये रिपब्लिक जो है वो शुमार होती हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास कौन सी टर्म है, पुलिस स्टेट। ये टर्म जो है वो आम तौर पे इस्तेमाल होती है ख़ास तौर पे वो मालिक जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं और वहाँ पे बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, और रियासती इदारे जो हैं वो अमूमन जो हैं वो अपने फ़रज़ सर अंजाम देने में कोताही का मुज़ाहरा करते रहते हैं, जिससे लॉ एंड आर्डर के मसाइल पैदा होते हैं, और फिर पुलिस की मदद से, आर्मी की मदद से या मुख्तलिफ़ दीगर जो सिक्योरिटी की एजेंसीज़ होती हैं उनकी मदद से जो है मामलात को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो ऐसी रियासत को जो है वो अमूमन पुलिस स्टेट का नाम दिया जाता है। आइए देखते हैं, ए पुलिस स्टेट इज़ ए पॉलिटिकल सिस्टम वेयर दोज इन पावर यूज नेक्ड फोर्स बाय पुलिस, सीक्रेट पुलिस, मिलिट्री एंड इवन प्राइवेट आर्मीज टू कंट्रोल एंड डोमिनेट द पीपल। डियर स्टूडेंट्स दोबारा देखिएगा कि पुलिस स्टेट की टर्म जो है, पुलिस स्टेट, डियर एक बात तो याद रखिएगा कि पुलिस स्टेट जो है कुछ स्टेट की बाकायदा कोई किस्म नहीं है कि जिस तरह हम ये कहें कि रियासतों की मुख्तलिफ इकसाम की अगर हम कैटेगरी बनाएं या फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की कैटेगरी बनाएं, जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, मोनार्की है, अरिस्टोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री है, प्रेसिडेंशियल है, तो इस तरह जो है जो पुलिस स्टेट है कोई बाकायदा तौर पे फॉर्म ऑफ स्टेट या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। ये आप यूँ समझ लें कि एक ऐसी टर्म है जो किसी सिस्टम के ख़राबी की वजह से पैदा होती है, या वो उसके अंदर बिगाड़ पैदा होता है, और वो अदारे जो हैं वो कुछ ऐसे काम करने लगते हैं जो उनकी बराह रास्त ज़िम्मेदारी नहीं होती। तो जब एजेंसीज़ की जो है वो इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, पुलिस की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाती है, या मिलिट्री अदारों की इन्वॉल्वमेंट बढ़ जाएगी, तो फिर जो है ऐसी रियासत के लिए पुलिस स्टेट की टर्म जो है इस्तेमाल की जाती है। ए पुलिस स्टेट इज़ ए पोलिटिकल सिस्टम वेयर दोस इन पावर, यानी एक ऐसा ये निज़ाम है जिसमें वो लोग जो कि पावर में होते हैं, वेयर दोज इन पावर यूज़ नेक्ड फोर्स, जो कि ताकत इस्तेमाल करके लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जहाँ उसके जो मुखालफिन होते हैं, जो लोग अपोजिशन से तल्लुक़ रखते हैं, उनके साथ जो है वो ताकत इस्तेमाल किया जाता है, जबर इस्तेमाल किया जाता है, और फोर्सेस को इस्तेमाल करके जो है अपोजिशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। उनके ऊपर मुकदमात बनाए जाते हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, और इस तरह लोगों को जो है मुखालफिन को जो है कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की जाती है। वेयर यूज़ दोस इन पावर यूज नेक्ड फोर्स बाय पुलिस, यानी वहाँ पे पुलिस के ज़रिए जो है लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो पुलिस इस्तेमाल की जाती है, सीक्रेट फोर्सेस जो है इस्तेमाल की जाती हैं, मुख्तलिफ सीक्रेट एजेंसीज होती हैं जो लोगों की खुफिया जो है वाचिंग करती हैं, और जहाँ कहीं उनको ज़रूरत पेश आती है वो लोगों को पकड़ लेती हैं, गिरफ़्तार करती हैं और उनको कैद करके सज़ाएँ देती हैं। या फिर अगर हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएँ तो फिर मिलिट्री जो है उसको भी जो है वो इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इवन के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है मुख्तलिफ हुक्मरानों ने या जो अहम लोग जो होते हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर प्राइवेट जो है वो फोर्सेस भी रखी होती हैं, तो ताकि लोगों को कंट्रोल किया जाए और उनके ऊपर अपना गलबा कायम किया जाए। डियर स्टूडेंट्स, ऐसा निज़ाम जिसमें मुखालफिन को
اور عوام کو کنٹرول کرنے کے لیے اور عوام کے اوپر اپنا غلبہ جو ہے وہ قائم کرنے کے لیے اور ان کے اوپر اپنا اثر و رسوخ جو ہے برقرار رکھنے کے لیے جو ہے پولیس کو استعمال کیا جاتا ہے اور مختلف جو سیکرٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ مخالفین کو دبایا جا سکے، ان کے اوپر اپنا غلبہ قائم کیا جا سکے اور ان کے خلاف مقدمات بنائے جاتے ہیں، بعض کا تو ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، یہاں تک ان کے خلاف شدید تشدد بھی کیا جاتا ہے۔ تو جب اس طرح کی جس ریاست کے اندر ایکٹیویٹیز بڑھ جائیں اور پولیس کا رول بڑھ جائے، آرمی کا رول بڑھ جائے اور مختلف جو سیکرٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ان کا رول جب بڑھ جاتا ہے اور ان کے ذریعے جو ہے وہ حالات کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو پھر ایسی ریاست کے لیے جو ہے پولیس اسٹیٹ کی ٹرم جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں نیکسٹ جو ہے وہ جوڈیشل ریویو، بہت امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹرم ہے اور یہ عموماً مختلف امتحانات کے اندر بھی جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا میننگ آف جوڈیشل ریویو۔ جوڈیشل ریویو از اے میتھڈ ویئر بائی اے سپیریئر judicial body may decide where an executive and legislature action is constitutional or not۔ جوڈیشل ریویو جو ہے اس کا تعلق جو ہے ایک ایسے سسٹم کے ساتھ ہے، ڈی اسٹوڈنٹس آپ اس کو یوں سمجھ لیجیے گا کہ جوڈیشل ریویو جو ہے اس کو عدالتی نظر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی اردو زبان میں اس کے لیے عدالتی نظر ثانی کی اصطلاح جو ہے وہ استعمال کی جاتی ہے۔ اور وہ تمام ممالک جہاں پہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے وہاں پہ عموماً جو ہے جو اعلیٰ عدلیہ ہوتی ہے، جیسے کہ سپریم کورٹ عموماً ہوتی ہے پاکستان میں، انڈیا میں، امریکہ میں جو بڑی عدالت ہے وہ سپریم کورٹ ہی کہلاتی ہے۔ تو جہاں پہ بھی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگا وہاں کی اعلیٰ عدلیہ جو ہے جو سپریم جوڈیشری ہوتی ہے، جو سپریم کورٹ ہوتی ہے، اس کو جوڈیشل ریویو کا عموماً اختیار حاصل ہوتا ہے۔ امریکن سپریم کورٹ کو بھی حاصل ہے، پاکستان اور انڈیا کی سپریم کورٹ کو بھی یہ منفرد اختیار جو ہے وہ حاصل ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو جوڈیشل ریویو کا جو استعمال ہوتا ہے اور جس وجہ سے جس عدلیہ کو سب سے زیادہ جو ہے شہرت حاصل ہے وہ امریکن سپریم کورٹ ہے۔ امریکن سپریم کورٹ جو ہے اس کو یہ اختیار جو حاصل ہے، یا پھر آپ یوں کہہ لیں کہ امریکن سپریم کورٹ جو ہے اس کا سب سے زیادہ جو ہے وہ استعمال کرتی رہی ہے۔ اگرچہ پاکستان کو اور انڈیا کی سپریم کورٹس کو بھی اختیار حاصل ہے، لیکن یہاں اس طرح اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں کیا جاتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ واٹ از دا میننگ آف جوڈیشل ریویو۔ جوڈیشل ریویو جو ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس جو سپریم کورٹ ہوتی ہے اس کی وہ اتھارٹی ہے، اس کا وہ اختیار ہے جس کو استعمال کر کے جو ہے وہ ہم امریکن سسٹم کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں تاکہ اس کو سمجھنا ذرا سا آسان ہو جائے کہ جوڈیشل ریویو جو ہے یہ امریکن سپریم کورٹ کا جو ہے وہ اختیار ہے جس کو استعمال کر کے امریکن سپریم کورٹ جو ہے جو امریکی صدر ہوتا ہے وہ اگر کوئی ایسا آرڈیننس امریکن صدر جو ہے اگر کوئی ایسا آرڈیننس جاری کرتا ہے جو امریکہ کا جو بنیادی آئین ہے اس کے خلاف ہو، یا امریکی کانگریس جو ہے وہ کوئی ایسا قانون پاس کر دیتی ہے جو امریکہ کے بنیادی آئین کے خلاف ہو، یا پھر کسی ریاست کا گورنر جو ہے وہ کوئی ایسا آرڈیننس جاری کر دیتا ہے، کوئی ایسا حکم نامہ جاری کر دیتا ہے جو آئین کے خلاف ہو، یا پھر کسی بھی ریاست کی جو اسمبلی ہے جس کو ہم ریاستی اسمبلی کہتے ہیں، اسٹیٹ اسمبلی جس کو کہا جاتا ہے، اگر کسی ریاست کی اسمبلی کی طرف سے جو ہے کوئی ایسا قانون منظور کر دیا جائے جو امریکہ کے بنیادی آئین کے خلاف ہو۔ امریکہ کا جو بنیادی آئین ہے آپ کو پتہ ہے کہ وہ 1789 کو جو ہے وہ منظور ہوا تھا، جو کہ فیڈرل اور پریزیڈنشل اصولوں کے اوپر مبنی ہے۔ تو جوڈیشل ریویو یہ ہے، جوڈیشل ریویو جو ہے یہ امریکن سپریم کورٹ کا وہ منفرد اختیار ہے جس کو استعمال کر کے جو ہے امریکن سپریم کورٹ جو ہے پریزیڈنٹ کے ان احکامات کو یہ کہہ کر جو ہے وہ سسپینڈ کر سکتی ہے یا اس کو ویٹو کر سکتی ہے کہ یہ آئین کے مطابق نہیں ہیں۔ اس طرح جو ہے جو سپریم کورٹ ہے وہ
कांग्रेस के बनाए हुए कवानीन को ये कहकर वीटो कर सकती है कि ये अमेरिका के बुनियादी आइन के मुताबिक नहीं है। इस तरह जो है अगर किसी भी रियासत का कोई गवर्नर जो है आइन से मुतसादम कोई आर्डीनेंस जारी करता है या कोई हुक्मनामा जारी करता है तो सुप्रीम कोर्ट अगर ये समझती है कि ये हुक्मनामा जो है या आर्डीनेंस जो है जो किसी गवर्नर ने जारी किया है अगर वो आइन से मुतसादम है जो कि अमेरिका का बुनियादी आइन है जो 1789 को जो है जो मंजूर हुआ था, अगर वो उसके मुताबिक ना हो तो फिर वो उस आइन को उस हुक्मनामे को जो है वो कालअदम करार दे देगी। इस तरह जो है अगर अमेरिका की जो 50 रियासतें हैं अगर किसी रियासत की असम्बली जो है कोई ऐसा कानून पास कर देती है जो अमेरिका के बुनियादी आइन के ख़िलाफ़ है जो कि 1789 को मंजूर हुआ था तो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है उसको इख्तियार हासिल है कि वो ऐसे कवानीन को कालअदम करार दे दे। तो जो जुडिशल रिव्यू है दोबारा इसको देखिएगा, जुडिशल रिव्यू इज़ द मेथड वेयर बाय ए सुपीरियर जुडिशल बॉडी, यहाँ पे सुपीरियर जुडिशल बॉडी से मुराद सुप्रीम कोर्ट है, यानी सुपीरियर जुडिशल बॉडी की मुराद है सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड वेदर एन एग्जेक्टिव में आ जाता है सदर और रियासतों के गवर्नर एंड लेजिस्लेचर में दो चीज़ें आ जाएंगी, एक अमेरिकन कांग्रेस और दूसरा जो है वो रियासती असम्बलियाँ हैं। तो जहाँ पे एग्जेक्टिव का कोई ऐसा आर्डर हो या फिर लेजिस्लेचर का कोई कानून हो, एक्शन इन कॉन्स्टिट्यूशनल आर नॉट, तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये फैसला करती है कि किसी एग्जेक्टिव का आर्डर कानून के मुताबिक है या नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का वो अख्तियार जिसको इस्तेमाल करके वो ये फैसला करती है कि कांग्रेस का यानी लेजिस्लेचर का ये कानून जो है ये आइन के मुताबिक है कि नहीं है, उस अख्तियार को जुडिशल रिव्यू कहा जाता है। मुख्तसर तौर पे डियर स्टूडेंट्स दोबारा सुन लीजिएगा, जुडिशल रिव्यू जो है ये सुप्रीम कोर्ट का या सुप्रीम जुडिशरी का जो है वो मुनफरिद अख्तियार होता है जिसको इस्तेमाल करके जो है वो कांग्रेस के या लेजिस्लेचर के बनाए हुए कवानीन को ये कहकर सस्पेंड कर सकती है या उसको वीटो कर सकती है कि ये आइन के मुताबिक नहीं है। इस तरह जो है वो अमेरिकन सदर जो है उसका अगर कोई आर्डीनेंस जारी करता है तो सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि ये आर्डीनेंस जो है ये अमेरिका के बुनियादी आइन के मुताबिक है या नहीं है। अगर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को ये एहसास हो कि ये आर्डीनेंस आइन के मुताबिक नहीं है तो वो उसको आइन से मुतसादम करार दे के जो है उसको कालअदम करार दे सकती है। इस तरह रियासती असम्बलियों और रियासती गवर्नर जो होते हैं उनके अहकामात अगर आइन के मुताबिक ना हो तो उन्हें भी जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वीटो करने का अख्तियार रखती है। जिस अख्तियार को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट ये सारा कुछ करती है उसको जुडिशल रिव्यू कहा जाता है। आई थिंक कि आप इससे बखूबी वाक़िफ़ हो चुके होंगे। डियर स्टूडेंट दो तीन बातें इस वाले से मैं और कहूँगा कि अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट जो है उसने सबसे पहले जो है ये जो जुडिशल रिव्यू का जो अख्तियार है उसने 1803 को जो है इस्तेमाल किया, जब उस वक्त जो है अमेरिका के जो चीफ जस्टिस थे, चीफ जस्टिस मार्शल जो थे, उन्होंने जो है उसके दौरे इक़्तिदार के अंदर जो है जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे तब जो है इस अख्तियार का सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था। और जिस मुकदमे के अंदर जो है इसका इस्तेमाल किया गया उसे जो है वो मारबरी बनाम मेडिसन जो है वो कहा जाता है। मारबरी बनाम मेडिसन जो है उसने सबसे पहले जो है इस अख्तियार का जो था वो इस्तेमाल किया था। उस मुकदमे के अंदर ये टर्म जो थी वो इस्तेमाल की गई थी। डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास नई टर्म है फ्लोर क्रॉसिंग, और फ्लोर क्रॉसिंग जो है ये डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारी टर्म है फ्लोर क्रॉसिंग। जानते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लोर क्रॉसिंग। द टर्म अप्लाइड इन पार्लियामेंट्स व्हेन ए मेंबर चेंजेस हिज एलिजेंस फ्राम वन पार्टी टू अनदर। डिफरेंट फ्लोर क्रॉसिंग एक ऐसा अमल है जिसमें पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो है आप देखते हैं कि मुख्तलिफ जो लोग होते हैं वो किसी ख़ास पार्टी के टिकट से मुंतखब होते हैं। मुंतखब होने के बाद जो है वो अपनी जो सियासी वफ़ादारी होती है वो बाज़ का अपनी सियासी वफ़ादारी को तब्दील कर लेते हैं, यानी वो हिज़्ब मुखालिफ से उठकर हिज़्ब इक़्तिदार की पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं या हिज़्ब इक़्तिदार की पार्टी से नाराज़ होकर जो है किस वजह से वो दूसरी हिज़्ब मुखालिफ में अपोजिशन में जाकर बैठ जाते हैं। तो जब कोई सियासी जो लीडर है, जो पॉलिटिकल किसी भी पार्टी का जो है वो मेंबर है, तो वो अपनी सियासी वफ़ादारी को तब्दील कर लेता है। वो हिज़्ब इक़्तिदार के प्लेटफॉर्म से उठकर जो है वो हिज़्ब
مخالف میں چلا جاتا ہے یا حزب مخالف سے اٹھ کر جو ہے وہ حزب اقتدار کے ساتھ مل جاتا ہے، تو یہ جو عمل ہے سیاسی وفاداریوں کو جو ہے تبدیل کر کے دوسری پارٹی کو جوائن کر لینا، اس کو فلور کراسنگ کہتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کل پاکستان کے اندر جو ہے آپ دیکھ رکھے ہیں کہ اس کا بڑا چرچا ہے، فلور کراسنگ کا ٹرم بڑی استعمال ہو رہی ہے، ہارس ٹریڈنگ کی ٹرم بھی استعمال ہو رہی ہے۔ تو خاص طور پہ جو ہے یہ جو ٹرم ہے یہ پارلیمانی نظام حکومت کے اندر جو ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے، اور پاکستان کے حوالے سے جو ہے اس ٹرم کو جو ہے وہ بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے، بلکہ بدنامی اس کو کہنا چاہیے کہ سیاسی اراکین جو ہوتے ہیں، جو منتخب عوام کے نمائندے ہوتے ہیں، وہ منتخب ہونے کے بعد جو ہے وہ بعض کا اپنی وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں، حکومت سے ناراض ہو کر یا اپوزیشن سے ناراض ہو کر یا کسی لالچ میں آ کر یا خوف کی وجہ سے جو ہے وفاداریاں تبدیل کرنے کا یہ جو عمل ہوتا ہے اس کو فلور کراسنگ کا نام جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ یہ مختصر دورانیہ کی ویڈیو تھی۔ آپ دیکھ رکھے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پولیٹیکل سائنس ود نواز سوڈیچ، اور پاکستان کی سیاست کے اوپر نظر رکھیے گا، جانتے رہیے گا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اس کے پس پردہ کون کون سے پلیئر جو ہیں وہ کام کر رکھے ہیں، کون سے انٹرنل اور کون سے ایکسٹرنل پلیئر جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور پاکستان کی سیاست جو ہے آنے والے وقت میں کس طرف جائے گی، اس کے اوپر نظر رکھنا جو ہے ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اور ہمیشہ جو ہے ایسا کردار ادا کیجیے گا، ایسا رول ادا کیجیے گا جس سے وطن عزیز پاکستان کو جو ہے تقویت حاصل ہو۔ آپ کی رائے بہت قیمتی رائے ہوتی ہے، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔